नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर पूरे देश में समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की याद में जो कुछ किया है वह कई मायनों में अभूतपूर्व है। भाजपा और संघ परिवार ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा में पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस राज के मुकाबले बहुत ज्यादा आस्था दिखाई है। इस पर कांग्रेस व बाकी पार्टियों में अलग तरह की प्रतिक्रिया है, तो अंबेडकरवादी पार्टियों, दलित संगठनों में अलग तरह की राय है। बहुतों के मन में यह सवाल है कि मोदी सरकार ने यह सब क्या सोचकर किया है। दरअसल संघ परिवार का कोर मकसद हिंदू समाज की समरसता व एकता का है। आरएसएस शुरू से ही छुआछूत विरोधी रहा है, पर वह जात का भी विरोधी है। तभी सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम, उनका ब्रांड आज किस बात का प्रतिनिधि है। दलित संगठनों ने उन्हें जात के दायरे में बांध अपनी राजनीति करनी चाहिए, मगर बतौर विचारक डॉक्टर अंबेडकर जो सोचते थे, उन्होंने जो लिखा है उसमें हिंदू समग्र चिंता है, तो राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र, आधुनिकता के साथ इस्लाम व अन्य धर्मों के प्रति बेबाकी भी है। इस्लाम और मुस्लिम समाज के साथ जिन्ना और पाकिस्तान पर डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, वैसा ही संघ परिवार में भी सोचना रहा है। संदेह नहीं कि कांग्रेस नेहरू गांधी राज में डॉक्टर अंबेडकर को उतना ही सामान्य महत्व मिला जितना नेहरू परिवार के बाहर के नेताओं को था। सवाल है, आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर को जैसे याद किया गया, उसमें उनके किस योगदान की प्रासंगिकता मुखरित है। उन्हें देश के नेताओं ने किस तरह और किस कारण से याद किया है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी सदर अमित शाह ने 3 मरकजी वुज़रा को 3 रियासतों का सदर बनाया है। इसलिए अब कयासाराइयां जारी है कि अगला नंबर किसका है। जिन सूबों में सूबाई सुदूर की तकर्रुरी होनी है, वहां के रहनुमाओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। कई मरकजी वुज़रा पार्टी की तंजीम में भेजे जाने से भी फिक्रमंद हैं और घबराए हुए हैं। अमित शाह ने सबसे पहले राव साहेब दानवे को महाराष्ट्र का सदर बनाया था। उन्होंने सदर बनने के बाद वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह महाराष्ट्र से कोई नया चेहरा आना है, लेकिन गुज़िश्ता करीब 1 साल से काबीना में रद्दोबदल का इंतजार हो रहा है। इसके बाद बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को असम का और विजय सांपला को पंजाब का सदर बनाया। इन दोनों ने वजीर के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भी वज़रा मनोज सिन्हा और महेश शर्मा के नाम की बहस थी, लेकिन आखिर में केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी। अब झारखंड, दिल्ली, बिहार वगैरह सूबों में नए सदर की तकर्रुरी होने वाली है। दिल्ली में पहले मरकजी वजीर हर्षवर्धन को सदर बनाने की बहस थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी, महेश गिरी और पवन शर्मा में से कोई सदर बनेगा। बिहार और झारखंड में मौजूदा सुदूर को दूसरी मियाद मिलने की बहस है, लेकिन अगर तब्दीली होती है तो झारखंड में लक्ष्मण मिलुआ व गणेश मिश्रा के साथ साथ मरकजी वजीर सुदर्शन भगत का भी नाम है, और बिहार में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ साथ मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का भी नाम है। कांग्रेस पार्टी को आधा दर्जन सूबों में पीसीसी सदर मुंतखब करने हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी का आला रहनुमा इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी अपने सूबाई सुदूर की तकर्रुरी करे तो उसके मुताबिक कांग्रेस अपनी तब्दीली करे। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी ने 5 सूबों में नए सदर बनाए। आइंदा कुछ दिनों में बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत 3-4 मजीद सूबों में नए सुदूर की तकर्रुरी होने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के बनाए जात बिरादरी के तनासुब को जहन में रखकर कांग्रेस भी अपनी तकर्रुरी करेगी। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस पसोपेश में है कि वो भी गैर यादव पसमानदा सदर बनाए या किसी ब्राह्मण को कमान सौंपे। ये पसोपेश इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने गैर यादव पसमानदा तबके से सदर बनाया है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को सदर बनाए जाने के बाद वहां के वजीर आला सिद्धरमैया ने लिंगायत तबके के 3 रहनुमाओं के नाम कांग्रेस आला कमान के पास भेजे हैं। वो चाहते हैं कि येदियुरप्पा की काट के लिए लिंगायत ही सदर बनाया जाए। महाराष्ट्र में अशोक चौहान को बदला जाता है तो उनकी जगह मराठा ही सदर बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने मराठा रहनुमा राव साहेब दानवे को कमान दी है। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक बीजेपी की हिकमत अमली को देखते हुए पार्टी झारखंड में किसी कबायली को ही सदर बनाए रखेगी और बिहार की कमान दलित या किसी आला तबके के रहनुमा को सौंपी जाएगी। बीजेपी ने दलित और पसमानदों पर फोकस करके नए सदर बनवाए हैं, इसलिए मजबूरी में कांग्रेस भी इसी लाइन पर चल रही है।
ये एक अहम सवाल है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस साल अपनी हुकूमत के 2 साल का जश्न कहाँ मनाएंगे। गुज़िश्ता साल वो उत्तर प्रदेश में थे। इस साल 5 सूबों के इंतखाबात के नताइज के बाद उनकी हुकूमत की दूसरी सालगिरह आ रही है। इन 5 सूबों के बाद सबसे अहम इंतखाबात उत्तर प्रदेश असेंबली के हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वजीर आजम दूसरी सालगिरह के मौके पर भी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। माहिरीन ज़राए के मुताबिक उनके प्रोग्राम का खाका बन रहा है। गर्मी की वजह से कुछ रहनुमा चाहते हैं कि रैली न की जाए और उसकी बजाय कारकुनान का इजलास हो। बहरहाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत 2 साल का जश्न मनाने की जबरदस्त तैयारी कर रही है। हुकूमत और पार्टी दोनों सतह पर जोरदार तैयारियां चल रही है। दूसरी सालगिरह के प्रोग्राम के लिए वज़रा का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू और निर्मला सीतारमण समेत 5 वज़रा शामिल हैं। उधर वजारत इत्तलात नशरियात ने सभी वजारतों से उनके कामकाज का ब्यौरा मंगाया है, जिसकी बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार होगी और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इश्तिहारात जारी होंगे। हालांकि ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ख्वाहिशात से जुड़े हुए मंसूबे ही इश्तिहारात में सरे फहरिस्त रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बजाय हुकूमत चाहती है कि इस बार आजाद व शफाफ लोग मीडिया में हुकूमत के कामकाज के बारे में बताएं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं बरसी के मौके पर मध्य प्रदेश में महू के काली पलटन हलके में मुकीम अंबेडकर स्मारक पर गुलपोशी की। वजीर आजम मोदी ने अंबेडकर के स्मारक पर गुलपोशी करने के बाद महू में अंबेडकर महाकुंभ प्रोग्राम को खिताब किया। इस दौरान मोदी ने ग्राम उदय से भारत उदय मुहिम की शुरुआत भी की। मोदी ने कहा कि जिस सरजमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर पैदा हुए, उस सरजमीन की दुआ लेने का मौका मिलना मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। मोदी ने कहा कि एक ऐसा शख्स जिसकी माँ बचपन में बर्तन साफ करती थी, वो बेटा अगर वजीर आजम बन पाया तो उसका सेहरा बाबा साहेब को जाता है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार यहाँ आया हूँ, लेकिन तब में और अब में फर्क है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो एक मिसाल थे। उन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब एक ऐसे शख्स थे जिनके पास तजर्बे का अंबार था और दुनिया भर के मौके मौजूद थे, लेकिन वो हिंदुस्तान के मुतासिरा तबके के लिए कुछ करना थे। मोदी ने मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को उनके काम के लिए मुबारकबाद भी दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी साहिली हलके में हिंदुस्तान की खोई हुई पहचान लौटाना है। आज मुंबई में हिंदुस्तान के पहले मैरीटाइम इंडिया शिखर इजलास 2016 के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि आलमी साहिली हलके में हिंदुस्तान की खोई हुई पहचान लौटाने का काम करना होगा। मोदी ने साहिली ट्रांसपोर्ट को आलूदगी के लिए सबसे बेहतर बताते हुए कहा कि हमारी लाइफस्टाइल और ट्रांसपोर्ट के वसाइल ऐसे होने चाहिए जिससे साहिल की कुदरती चीजों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। मोदी ने मैरीटाइम सेक्टर पर हिंदुस्तान का मास्टर प्लान पेश करते हुए सरमायाकारों से कहा कि ये हिंदुस्तान आने का सही वक्त है और साहिल के रास्ते आने का तो मजीद बेहतर वक्त है। मोदी ने इस मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी 125वीं बरसी पर याद करते हुए उन्हें हिंदुस्तान की पानी से जुड़ी हुई पॉलिसी का कायद बताया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब की दूरंदेशी का ख्याल रखते हुए ही हमने पानी में नेशनल रास्तों की तरक्की शुरू की है। बीएसपी सरबराह मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 150वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी व वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर रोहित वेमुला की बराबरी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से करने पर हमला करते हुए कहा कि नागपुर में राहुल गांधी के जरिए रोहित वेमुला की बराबरी अंबेडकर से करना बिल्कुल गलत था। मायावती ने वजीर आजम मोदी और राहुल गांधी को दलित मुखालिफ बताया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी वोट के लिए दलित सियासत पर उतर आए हैं। मायावती ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने जगजीवन राम की बरसी सासाराम में क्यों नहीं मनाई। मोदी अंबेडकर के स्मारक बनाने की बात करते हैं, साथ ही दलित रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी की नाटकबाजी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उन्हें अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए या आगे बढ़ने के लिए अपनी अहलिया प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है। वाड्रा ने कहा कि उनके वालिदैन ने उन्हें पहले से ही काफी जायदाद दी हुई है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रियंका की मदद की जरूरत नहीं है। डीएलएफ जमीन तनाजे में फंसे वाड्रा ने कहा कि मुझे कितना भी परेशान किया जाए, लेकिन मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत उनके बारे में क्या कहती है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाड्रा ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी मुल्क मुखालिफ होने के लिए नहीं कहता, लेकिन सबका सोचने का अपना नजरिया है, हम किसी पर अपना नजरिया थोप नहीं सकते। वाड्रा ने यह भी कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सियासत में है या नहीं, जो मामले मुझे संजीदा लगते हैं सोशल मीडिया में मैं उसके बारे में लिखता हूँ। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। डॉक्टर अंबेडकर का ब्रांड एक मायने में मंडल राजनीति के बाद की परिघटना है। मंडल राजनीति ने जात राजनीति को नई पहचान दी, पिछड़े नेताओं का दबदबा बना तो काशीराम और मायावती ने दलित राजनीति में जान फूकी। उससे दलित राजनीति की पहचान का जो उफान आया वह डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता बढ़ाने वाला था। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शबीह की जिस तरह की मिसालें अभी दी जा रही है, उनके इंतकाल के बाद गुज़िश्ता 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी 125वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर में जिस तरह के प्रोग्राम्स का इनकाद हुआ है वो भी एक मिसाल है। सभी जमातों में अंबेडकर को अपना बताने की होड़ मची है, लेकिन असलियत ये है कि जिस तरह 7 अंधे लोगों ने हाथी को छूकर अपने अपने मुताबिक लब्बो-लुआब निकाला था, कुछ वैसा ही लब्बो-लुआब अंबेडकर और उनके नजरियात का निकाला जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, बायां महाज हिंदुस्तान की सियासत में डॉक्टर अंबेडकर की अलग पहचान कायम करने वाली बीएसपी और डॉक्टर अंबेडकर की बनाई पार्टी को मुख्तलिफ धड़ों में चलाने वाले रहनुमा सब अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक उनके नजरियात का लब्बो-लुआब निकाल रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान की कोई भी जमात डॉक्टर अंबेडकर को मुकम्मल तौर पर समझने या समझाने की कोशिश नहीं कर रही है। उनके नजरियात का जो हिस्सा जिसको पसंद है वो उसे लेकर उनको अपना बता रहा है। उनको आधुनिक मनु कहने वाली बीजेपी को लग रहा है कि उनसे ज्यादा इनकलाबी नजरियात रखने वाला कोई नहीं हुआ। आरएसएस और बीजेपी के रहनुमा डॉक्टर अंबेडकर के नजरियात में से एक हिस्सा छांटकर उनको मुस्लिम और कम्युनिस्ट मुखालिफ ठहराने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अंबेडकर का महदूद लब्बो-लुआब निकाल करके कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर हमला किया जा सकता है। हिंदू समाज में दलितों को लेकर उनकी जो सोच थी उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तमाम इख्तलाफात के बावजूद वो कांग्रेस के नजरिए में शामिल थे। तभी राहुल गांधी ने नागपुर की रैली में कहा है कि कांग्रेस और बाबा साहेब अंबेडकर ने मिलकर मनुवादी निजाम को खत्म किया। लेकिन राहुल या कांग्रेस के दीगर रहनुमा इस बात को दबा दे रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की सारी लड़ाई कांग्रेस और महात्मा गांधी के नजरिए को लेकर ही थी। ये सही है कि कांग्रेस ने उनको आइन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी दोनों के दरमियान जबरदस्त नजरियाती इख्तलाफात रहे। दलितों के लिए अलग इंतखाबी हल्के का मुतालबा करके डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त से पूरी कांग्रेस आलाकमान को नाराज कर दिया था। कांग्रेस मानती थी कि ये अंग्रेजों की तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी को फरोग दिए जाने जैसा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि उस वक्त के इस्तेसाल वाले तबके में दलितों को बराबरी पर लाने का ये एक वाहिद तरीका है। मुल्क की इक्तसादी तरक्की के मॉडल को लेकर भी अंबेडकर का महात्मा गांधी से सीधा टकराव रहा। हिंदू कोड बिल को लेकर कांग्रेस में जो इख्तलाफात रहे वो सभी को पता है और इसी वजह से उनको हुकूमत से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बाद में कम्युनिस्ट रहनुमा एस.ए. डांगे ने उनको आम इंतखाबात में शिकस्त भी दी। वो ताउम्र कम्युनिस्ट नजरिए की मुखालफत करते रहे। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर हाईटेक हिंदुस्तान के सबसे जुर्रतमंदाना और खुला नजरिया रखने वाले दानिश्वर थे। समाज में बराबरी लाने के लिए जैसे इनकलाबी कदम उन्होंने उठाए वैसी कोशिश उनके इंतकाल के 60 साल बाद भी कोई नहीं कर रहा है। इक्तिसादियत को लेकर जो उनका मॉडल था उस पर भी आज कोई गौर नहीं कर रहा है। हिंदू और मुसलमान दोनों तबकों की शिद्दत पसंदी की जितने सख्त अल्फाजों में उन्होंने मजम्मत की वैसी आज भी कोई नहीं कर रहा है। उनके नजरिए का लब्बो-लुआब निकालना और उनको अपनाने की होड़ सिर्फ इस बात से लगी है कि वो दलितों के आइकन हैं और उनके नाम से दलित वोट मिलते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उनकी ये शबीह कायम की थी और अफसोस की बात है कि सारी जमातें इसी शबीह को लेकर उनके नाम की सियासत कर रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की आज की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर जाकर उन्हें याद किया। भाजपा और संघ परिवार ने पूरे देश में समारोह मनाए।
भला कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती थी। उसने अपने भी बड़े समारोह, बड़े आयोजन किए। दो राष्ट्रीय पार्टियों की इस होड़ में क्षेत्रीय और दलित पार्टियों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी अपनी व्याख्या के अनुसार याद किया। सवाल है, राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर की आज क्या व्याख्या है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, डॉक्टर अंबेडकर को आज पूरे देश में याद किया गया। देश में तमाम कई तरह के समारोह हुए। उस सब में आज के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर की आप क्या व्याख्या मानते हैं? क्या व्याख्या निकलती है आज के संदर्भ में? देखिए, हमारे स्वाधीनता संग्राम के जितने बड़े लोग हुए हैं उनके जीवन के अनेक पक्ष या तो सबको स्वीकार रहे हैं, कुछ पक्ष ऐसे भी हैं कि जो अस्वीकार हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि कोई न कोई अच्छी बात उनमें से निकाल ले। अंबेडकर जी की हर बात सबको पसंद हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अंबेडकर जी की बहुत सी बातें ऐसी थी कि जो सबको पसंद आ सकती है। इस समय देश को जातिवाद के जहर ने बुरी तरह से ग्रस्त कर रखा है। उसका विनाश करने के लिए अंबेडकर की जय बोलना, उनके नाम का स्मरण करना बेहद जरूरी है। नहीं, ये तो आपकी व्याख्या हुई। अब देश जो है या नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के नेता या बाकी जो है, वो उनको किस तरह याद, वो उसमें क्या अर्थ निकाल रहे हैं, वो क्या अर्थ मायने बूझ रहे हैं? आपने व्यास जी पहले देश की बात कही थी, तो मैंने देश की बात कही। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नेता लोग क्या निकाल रहे हैं, तो नेता लोगों को दो ही चीज निकालना होती है, वोट और नोट। वो काम करते ही नहीं है कि जिससे और कुछ निकले। तो ये थोक वोट की राजनीति। ये नहीं लगता कि कांग्रेस में भी या बीजेपी में भी या बाकी दलों में एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर होड़ सी है कि भाई आज जिस तरह की अलग अलग शो किए, कांग्रेस ने अपना किया, बीजेपी ने किया, इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत साफ बात है। कांग्रेस ने अंबेडकर का इतना डट के विरोध किया था कि सारा इतिहास भरा पड़ा है। संघ ने भी अंबेडकर को कोई खास महत्व नहीं दिया था, लेकिन इस समय जो थोक में मिलता है ना वोट, थोक में कोई भी चीज खरीदें सस्ती मिलती है, तो उनको लगता है कि इस समय अनुसूचित जातियों के जो वोट हैं थोक में हमको मिल जाए, तो उसके लिए अंबेडकर के नाम का आह्वान करना बहुत जरूरी नहीं। पर मेरा फिर यहाँ बुनियादी सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर को अनुसूचित जातियों, दलित, उसी राजनीति में क्यों घेरा जाए? उन्होंने बहुत कुछ लिखा, पूरे देश का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, धर्म, इस्लाम, सब पे लिखा, तो एक छोटे दायरे में उनको क्यों बांधा जा रहा? आपकी बात बहुत ठीक है। मैं स्वयं ऐसा सोचता हूँ कि अपने यहाँ की 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो सर्वश्रेष्ठ चिंतक हुए हैं उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक थे, और वो भी सबसे अग्रिम चिंतकों में थे। उन्होंने जात पर, उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण पे, उन्होंने जिन्ना की राजनीति पे, उन्होंने हमारे प्राचीन शास्त्रों पर, उन्होंने अर्वाचीन विचार पद्धतियों पे अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, और मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, पढ़ने लायक हैं। उनमें से बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि सिर्फ उन बातों पे जोर दिया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, नेताओं द्वारा, जिनसे उनको फायदा हो सके। इस समय थोक वोट का फायदा उनको सबसे बड़ा फायदा है। मतलब ये कि कुल बुनियादी तौर पर राजनीति जो है उनको एक जाति और एक वोट का ही बिल्कुल नहीं बांध रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए, जैसे आपने बहस उठा दी अभी। अब मुझसे अगर आप पूछें कि जात पर अंबेडकर की राय क्या थी, तो मैं समझता हूं कि जात पर जितनी सख्त राय अंबेडकर की थी उतनी गांधी की भी नहीं थी। सिर्फ डॉक्टर लोहिया ऐसे आदमी हुए अंबेडकर के बाद जिन्होंने जात तोड़ो का नारा दिया। और अंबेडकर की पुस्तक का शीर्षक क्या था? द एनाइलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट का, वो जाति को खत्म करने का, खत्म नहीं, सर्वनाश, एकदम उसका उन्मूलन, उच्छेदन, जाति का उच्छेदन, जात को खत्म करना चाहते थे। और वो कहते थे कि जो आरक्षण दिया हुआ है ये 10 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, लेकिन अब आरक्षण में से जात में से नई जात पैदा हो गई। एक जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मलाईदार पर थे, क्रीमी लेयर, वो ये नव्य ब्राह्मण हैं, अपने आप को नव्य ब्राह्मण मानते हैं, और ये सबसे बड़े दलितों के, वंचितों के शोषक हैं। ये उनकी पीठ में छुरा मारते हैं। ये आपकी एक व्याख्या आज के प्रसंग में आप मानते हैं कि ये इस पक्ष को ज्यादा उजागर करना चाहिए, इस पर ज्यादा विचार होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता, ये कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलता नहीं है।
सिवाय इसके जबकि कि- ये उन्होंने बकायदा पुस्तक लिखते हुए ये कहा है, ये तथ्य है। और मैं तो ये कहता हूँ लोगों से ये कि वो एक दलित के यहाँ पैदा हुए थे, ये लेकिन उनके जैसा कोई ब्राह्मण है? ये आम्बेडकर जैसा ये इतना विद्वान, जी। पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने पांडित्य के लिए, विद्वत्ता के लिए। और देखिए उन्होंने जात तोड़ी। उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, ये जन्मना ब्राह्मण थी, ये और वो कर्मणा ब्राह्मण थे। ये तो उन्होंने जात को तोड़ा। ये और जो वर्ण व्यवस्था अपने देश में पुरानी थी, जो कर्म पर आधारित है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजरुच्यते, ये उस व्यवस्था को उन्होंने लागू किया। ये और यही उनका विचार पाकिस्तान के बारे में था। वो पाकिस्तान के निर्माण के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, ये घनघोर विरोधी थे पाकिस्तान, और सांप्रदायिक राजनीति के बहुत विरोधी थे। ये लेकिन आज आम्बेडकर जी का नाम लेके जातिवादी राजनीति चल रही है। ये आम्बेडकर जी का नाम लेके कुछ लोग संप्रदायवादी राजनीति चला रहे हैं, ये अपना ही संप्रदाय बना के ये वो हिंदुओं पे प्रहार कर रहे हैं। ये तो वो एक प्रकार की उलट सांप्रदायिकता है। ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो हीरो हैं नेशनल मूवमेंट के, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के, उनकी जो अच्छी बातें हैं जो राष्ट्र निर्माण में लाभदायक हो सकती है, उन्हें हमको ग्रहण करना चाहिए। नहीं, लेकिन हम ये नहीं लगता है कि इन सब नेताओं को हम कुल मिला के एक देवालय में बैठा कर देवता की तरह केवल पूछते हैं, उनके दोनों सभी तरह के पक्षों पर विचार नहीं होता, ये नहीं झलकता है। देखिए ये बड़ा बारीक प्रश्न आपने कर दिया। ये क्या आम्बेडकर, क्या गांधी, क्या सावरकर, सभी लोग मनुष्यों की तरह मनुष्य थे। जी। सब में कई बड़ी भयंकर कमजोरियां थी। ये उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये वो पुस्तकों में रहे तो अच्छा है। ये आम आदमियों में उस पर बहस हो तो और वितंडा फैलेगा। उस नाते बहस उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। जी यानी आप देखिए कि विवेकानंद हो, आम्बेडकर हो, गांधी हो, सावरकर हो, कोई हो, जी सुभाष चंद्र बोस हो, जी सबके व्यक्तित्व और कृतित्व में से ऐसी बातें निकाली जा सकती हैं जिनसे देश में बड़े विवाद छिड़ सकते हैं। जी लेकिन उन विवादों को चलाने से देश को फायदा क्या है? जी न उनके अनुयायियों को फायदा है, जी न उनके शत्रुओं को फायदा है। तो मैं समझता हूं कि उनमें जो रचनात्मक बातें हैं, विधेयात्मक बातें हैं, जो उन्होंने अच्छी बातें कही राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को महाशक्ति बनाने के लिए, इस जयंती के अवसर पर उनका आह्वान होना चाहिए। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas @Twitter और Facebook /नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।